Assalamualaikum, all my dear students. Today we are here again with a new video for Standard 10. ये वीडियो मुंबई महानगर पालिका के वर्चुअल क्लास की तरफ से पेश किया जा रहा है। मैं अंसारी राशिद अख्तर 10th स्टैंडर्ड इंग्लिश के एक नए लेसन के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा लेसन। और 10th स्टैंडर्ड इंग्लिश के एक नए वीडियो के साथ आपके सामने। आज इस वीडियो में हम 4th यूनिट का 4th चैप्टर देखने जा रहे हैं, जिसका टाइटल है अनबीटेबल सुपर मॉम मैरी कॉम। ये वीडियो आप BMC ईजू उर्दू स्टैंडर्ड 10 इस चैनल पर देख रहे हैं। ये वीडियो उर्दू मीडियम स्टूडेंट्स के लिए, जिसमें हम 4th यूनिट का 4th चैप्टर अनबीटेबल सुपर मॉम मैरी कॉम मैं अंसारी राशिद अख्तर आपके सामने लेकर शुरुआत करेंगे वार्मिंग अप एक्टिविटीज़ में, जिसमें हम पहले चिट चैट सेक्शन ले रहे हैं। चिट चैट सेक्शन जिसमें क्वेश्चन दिया हुआ है डिस्कस इन योर क्लास, यानी आपको क्लासरूम में डिस्कस करना था, लेकिन चूंकि हमारे क्लासरूम तो इस वक्त बंद है और हम लोग ऑनलाइन एजुकेशन हासिल कर रहे हैं, इसलिए हम यहाँ पर आपकी तरफ से जवाब पेश करते चलेंगे। क्वेश्चन है इंडियन वुमेन हु हैव मेड इट टू इंटरनेशनल लेवल्स इन स्पोर्ट्स एंड गेम्स। कि ऐसी इंडियन वुमेन जो अलग अलग स्पोर्ट्स में इंटरनेशनल लेवल पर इंडिया की तरफ से खेल चुकी हों, उनकी हमें यहाँ पर लिस्ट बनानी है। और उस लिस्ट में हमें क्या करना है, तो नीचे दिया हुआ है डिस्कस द फॉलोइंग पॉइंट्स अबाउट ईच ऑफ देम। उन तमाम खवातीन के बारे में, उन तमाम इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन के बारे में हमें ये चीज़ें डिस्कस करनी है जो नीचे आ रहा है। नीचे क्या लिखा हुआ है, सबसे पहले लेफ्ट में है नेम ऑफ द स्पोर्ट्स पर्सन, हमें उनका नाम बताना है। देन उसके आगे देयर आर 4 पॉइंट्स गिवन, स्पोर्ट्स और गेम लेवल रीच्ड, आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट्स, अवार्ड, प्राइजेस एंड टाइटल। तो ये चीज़ें हमें बतानी है कि हमें पहले तो एक लिस्ट बनाना पड़ेगी कि ऐसे कौन कौन से इंडियन वुमेन प्लेयर्स हैं जिन्होंने इंटरनेशनल लेवल पर इंडिया का नाम रोशन किया हुआ है, और फिर उनके बारे में हमें ये 4 चीज़ें बतानी है। जिन 4 चीज़ों के बारे में लिखा हुआ है कि पहले वो किस कैटेगरी में है, उसमें उन्होंने कहाँ तक किस लेवल तक कामयाबी हासिल की, देन उनका आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट क्या था, सबसे उम्दा कारकर्दगी कौन सी थी, और उन्हें कौन से अवार्ड्स या प्राइजेस या टाइटल्स मिले हुए हैं, वो हमें उनकी इंफॉर्मेशन जमा करनी है। उसके लिए यहाँ पर हम एक एग्जांपल लेते हैं, जिसे हम एग्जांपल ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल सानिया मिर्ज़ा जिनकी पिक्चर यहाँ पर हमने लगाई हुई है, और सामने वही देयर आर 4 पॉइंट्स, सेम पॉइंट्स आर गिवन। यहाँ पर जो पॉइंट्स दिए हुए हैं उसमें अगर हम एक एक करके उसका आंसर तलाश करेंगे तो हम कह सकते हैं कि स्पोर्ट्स या गेम में सानिया मिर्ज़ा को जो गेम है वो है लॉन टेनिस। इसमें उन्होंने कहाँ तक हासिल की, तो वर्ल्ड चैंपियनशिप के फाइनल में वो पहुंची थी। और आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट क्या है, तो उन्होंने वुमेन डबल्स चैंपियनशिप में विनर का खिताब जीता हुआ है ना, जो अब तक किसी दूसरे इंडियन प्लेयर ने वो खिताब नहीं जीत पाया है। इस तरह से वो डबल्स में उन्होंने ये फाइनल विनर का खिताब जीता, और इसी बुनियाद पर उन्हें बहुत सारे गवर्नमेंट की तरफ से अवार्ड्स मिले हैं। उन्हें खेल रत्न अवार्ड मिल चुका है, उन्हें पद्मश्री मिल चुका है, उन्हें पद्म भूषण भी मिल चुका है, इस बेहतर कारकर्दगी की बुनियाद पर, बेटर परफॉर्मेंस और अचीवमेंट की बुनियाद पर। अब ये तो एक एग्जाम्पल हमने यहाँ पर सानिया मिर्ज़ा की ली। इसी तरह आपको दीगर प्लेयर्स के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना है ना। तो आपके लिए एक प्रोजेक्ट हो जाता है कि आप इसी तरह किसी 3 और लेडीज प्लेयर इंडियन वुमेन के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट कीजिए, और इस तरह से उनके मुतालिक टेबुलर फॉर्म में आप इंफॉर्मेशन को नोट डाउन कीजिए। बच्चों याद रखें, ये जो टेबुलर फॉर्म में हम इस तरह लिख रहे हैं, ये एक्चुअल में
हमारा जो क्वेश्चन 6 होता है, जहां पर हमें इंफॉर्मेशन ट्रांसफर ये क्वेश्चन करना होता है, तो उसके लिए एक तरीके से हमारी प्रिपरेशन हो जाती है कि हमें किसी शख्स या किसी चीज के बारे में किस तरह से पॉइंट्स अखज़ करने हैं। तो उम्मीद करते हैं आप इस होमवर्क को जरूर करेंगे। ऐसे किसी 3 और प्लेयर्स को आप तलाश कीजिए और उनके बारे में मालूमात जमा कीजिए। चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट टॉपिक दिया हुआ है फिल इन द टेबल ना। यहाँ पर नीचे एक टेबल आ रहा होगा, हमें उस टेबल को फिल इन यानी कंप्लीट करना है। जो इन्फॉर्मेशन कुछ लिखी हुई है टेबल के ऊपर टॉप वाले रो में, हमें हर कॉलम के ऊपर जो टॉप पर इंफॉर्मेशन लिखी हुई है उसके मुताबिक नीचे के टेबल को कंप्लीट करना है। ऊपर के कॉलम में हमारे पास जो वर्ड्स लिखे हुए हैं उसमें पहला है नेम ऑफ गेम और स्पोर्ट्स, देन प्लेस वेयर इट इज प्लेड, इट इज इंडिविजुअल और टीम इवेंट और स्पोर्ट्स इक्विपमेंट ना। 4 चीजें बतानी हैं हमें, मुख्तलिफ खेलों के नाम बताने हैं, फिर वो किस जगह पर खेले जाते हैं वो बताना है, उसे टीम के तौर पर खेलते हैं या इंडिविजुअल खेल सकते हैं, और उसे परफॉर्म करने के लिए कौन से इक्विपमेंट्स चाहिए होते हैं ये बताना है। हमारे बुक में एक एग्जाम्पल दिया हुआ है जिसमें बॉक्सिंग के मुतालिक लिखा हुआ है कि अगर बॉक्सिंग की अगर हम मिसाल लें तो बॉक्सिंग को प्लेस वेयर प्लेड में हम उसका रिंग बता सकते हैं, और उसके बाद इंडिविजुअल और टीम में बॉक्सिंग जो होता है वो इंडिविजुअल गेम होता है, जबकि इक्विपमेंट के तौर पर उसके लिए प्लेयर को ग्लव्स चाहिए होते हैं। ग्लव्स के अलावा कुछ और भी चीजें रिक्वायर्ड होती है, लेकिन वो चीजें ना भी हो तो सबसे अहम ग्लव्स होते हैं कि बॉक्सिंग ग्लव्स की मदद से ही बॉक्सिंग को खेला जा सकता है। ओके, अब हमें बाकी और कुछ गेम्स के मुतालिक ऐसी ही इंफॉर्मेशन लिखनी है, तो हमें ले लेते हैं क्रिकेट। क्रिकेट में हम देखते हैं कि क्रिकेट जो है वो किस जगह खेला जाता है, तो उसे ग्राउंड पर खेला जाता है। उसका ग्राउंड जो होता है वो सर्कुलर या ओवल होता है। इसी तरह इंडिविजुअल और टीम में हमें पता है क्रिकेट इज अ टीम गेम। अब स्पोर्ट्स इक्विपमेंट में तो क्रिकेट के लिए बहुत सारी चीजें चाहिए होती हैं, लेकिन 3 चीजें उसके लिए बेसिक हैं, बैट, बॉल एंड स्टंप्स। इसके अलावा उसमें हम और जो चीजें देखते हैं जैसे शूज होना चाहिए, बैट्समैन के लिए पैड होना चाहिए, हेलमेट होना चाहिए, कीपर के पास ग्लव्स होना चाहिए, ये तमाम एडिशनल चीजें हैं। ओके, उसके बाद नेक्स्ट है खो खो। खो खो आपने स्कूल में खेला होगा। खो खो को भी हम ग्राउंड में खेलते हैं, लेकिन इसका जो ग्राउंड होता है वो सर्कुलर नहीं होता बल्कि स्क्वायर या रेक्टेंगल के शेप में होता है। खो खो भी एक टीम गेम है ना, एक इंडिविजुअली तौर पर उसे नहीं खेल सकते, वो टीम गेम होता है जहां पर 2 टीमें आपस में खेल रही होती हैं। आपने खो खो अगर देखा हो तो खो खो में 2 टीमें होती हैं, एक टीम बैटिंग कर रही होती है, एक फील्डिंग कर रही होती है। उसके बाद नेक्स्ट है पोल्स। इक्विपमेंट में उसके लिए 2 वुडन पोल्स चाहिए होंगे जो दोनों कॉर्नर पर लगे होते हैं, जिसकी मदद से उसका ग्राउंड कंप्लीट होता है। उसके बाद नेक्स्ट अगर हम बात करें तो और भी बहुत सारे गेम हैं। यहाँ पर उन गेम्स में से हम एक गेम ले सकते हैं, फॉर एग्जांपल कबड्डी। कबड्डी ग्राउंड पर खेला जाने वाला खेल है ना, और हमें ये भी पता है कबड्डी जो है वो एक टीम गेम है। उसमें भी कुछ तादाद फिक्स होती है, 7 प्लेयर्स होते हैं, और ग्राउंड उसका छोटा सा एक रेक्टेंगल टाइप ग्राउंड होता है जिसके 2 पार्ट्स किए हुए होते हैं। यहाँ पर खो खो और क्रिकेट के मुकाबले में, क्रिकेट और खो खो के मुकाबले में अगर हम डिफरेंस देखें तो कबड्डी में दोनों टीमें एक साथ खेल रही होती हैं, जबकि खो खो में और क्रिकेट में एक टीम खेल रही होती है, इस तरह से कि जो एक बैट्समैन है सिर्फ वो बैटिंग करने आता है, बाकी अपोजिट टीम जो है पूरी ग्राउंड पर होती है। लेकिन कबड्डी में ऐसा नहीं होता। कबड्डी में दोनों टीमें बैक वक्त रैंडमली एक के बाद एक दोनों टीमों को परफॉर्म करना होता है। चलिए ये हो गया कबड्डी के मुताबिक। कबड्डी में खास बात कि उसके लिए जो स्पोर्ट्स इक्विपमेंट है, इस कबड्डी के लिए किसी भी तरह का कोई इक्विपमेंट नहीं चाहिए होता है ना, सिर्फ वो इंसानी स्किल्स, बॉडी मूवमेंट और स्ट्रेंथ
की बुनियाद पर कबड्डी को खेला जाता है। इस तरह कबड्डी जो है वो एक प्योर फिजिकल गेम है जिसमें किसी तरह के किसी इक्विपमेंट की जरूरत नहीं होती। These are a few games and sports जिसके मुतालिक हमने यहाँ पर कुछ इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की। इसी तरह और भी गेम्स के मुतालिक हम कह सकते हैं जो स्कूल्स में हम लोग खेल रहे होते हैं। कुछ स्कूल्स में हम वॉलीबॉल भी खेलते हैं, देन हैंडबॉल होता है, बास्केटबॉल होता है, देन बैडमिंटन इज ऑल्सो अ नाइस गेम ना। अलग अलग किस्म के गेम्स होते हैं जिनके मुतालिक हम इसी तरह से इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं, उन्हें लिख सकते हैं। आगे कुछ और एक्टिविटीज हैं जहां पर हमें एक इंटरव्यू के लिए कहा हुआ है, लेकिन उस एक्टिविटी को ना करते हुए हम हमारे चैप्टर पर आ जाते हैं। चैप्टर की शुरुआत करेंगे। चैप्टर की शुरुआत में एक इंट्रोडक्टरी पार्ट लिखा हुआ है जिसमें इस पूरे चैप्टर और उसके किरदार जो इंटरव्यूअर है ना, ये जो पूरा चैप्टर है हमारा अनबीटेबल सुपर मॉम मैरी कॉम, ये एक्चुअल में एक इंटरव्यू है जो हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं। लेकिन इस इंटरव्यू का एक बैकग्राउंड क्या है और ये मैरी कॉम कौन है, उनके मुतालिक कुछ चीजें इस इंट्रोडक्शन में दी हुई है। तो पहले हम इंट्रोडक्शन वाला पार्ट पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम लोग इंटरव्यू पर भी आएंगे। फर्स्ट पैराग्राफ हमारे सामने है कि देयर हैड टू बी वन सक्सेसफुल स्टोरी ऑफ इफ Indians were to survive in sports, and we have that story now. Enough has been said about this great warrior who conquered the world. क्या कह रहे हैं कि there had to be one successful story, कि एक स्टोरी ऐसी है जो हमेशा उसका तस्करा हो रहा होता है जब भी हम बात करते हैं if Indians were to survive in sports, है ना। टू सर्वाइव का मतलब होता है जिंदा बचना या बाकी रहना। जिंदा बचना से मुराद कि इंडिया स्पोर्ट्स में ज्यादा आगे की तरफ ज्यादा बहुत सारे स्पोर्ट्स में इंडिया जो है तो कामयाबी नहीं हासिल कर पाता। तो ऐसे में अगर हम इंडिया की सक्सेस की बात कर रहे हैं तो ऐसे में एक स्टोरी वो है जो हमेशा कही जा रही होती है, एंड वी हैव दैट स्टोरी नाउ। आज हम उसी स्टोरी के बारे में बात कर रहे हैं, यानी एक ऐसी चीज है, एक ऐसा तस्करा है जो हमेशा जिसका तस्करा हो रहा होता है जब भी हम स्पोर्ट्स में इंडिया के सर्वाइव की बात करते हैं। और वो क्या है, इनफ हैज बीन सेड अबाउट दिस ग्रेट वॉरियर ना। बहुत जो ग्रेट वॉरियर है यानी जिस शख्सियत के बारे में हम बात करने जा रहे हैं उनको यहाँ पर ऑथर ने ग्रेट वॉरियर कहा है। वॉरियर का तो मीनिंग होता है जंगजू, है ना, लेकिन यहाँ पर जो मुकाबले में हिस्सा लेने वाले जो खिलाड़ी हैं उनके मुतालिक ये लफ्ज इस्तेमाल किया हुआ है कि ये एक बहुत ही अजीम वॉरियर है हु कॉन्कर्ड द वर्ल्ड, जिन्होंने पूरी दुनिया को कॉन्कर किया हुआ है। कॉन्कर का मतलब होता है फतेह कर लेना, पूरी दुनिया पर कामयाबी पा लेना। तो ये एक ऐसी अजीम शख्सियत है जिन्होंने अब पूरी दुनिया के ऊपर अपनी हुकूमत कायम कर ली है, अपना दबदबा बना लिया है। अब वो कौन है तो उनके बारे में नीचे लिखा हुआ है, दिस वॉरियर इज नन अदर देन मेरी मांगटे कॉम। और उसके आगे दो वर्ड्स और लिखे हुए हैं, द कॉन्करर एंड द कॉमरेड, है ना। द वॉरियर इज, है ना, वो जो ग्रेट वॉरियर है वो ग्रेट वॉरियर नन अदर देन को, है ना। नन अदर देन कब कहते हैं, जब हमें किसी एक का नाम पेश करना हो, है ना। उसका मीनिंग क्या होता है, इसके अलावा कोई नहीं। नन अदर देन मैरी कॉम, यानी मेरी कॉम के अलावा कौन हो सकता है ना। मेरी मांगटे कॉम ये उनका पूरा नाम है। आगे दो वर्ड्स और लिखे हुए हैं, द कॉन्करर। देखिए ऊपर जो वर्ड लिखा हुआ है फर्स्ट पैराग्राफ के लास्ट लाइन में, कॉन्कर्ड, कॉन्कर करने वाले को कॉन्करर कहते हैं, यानी फातेह उसे कह सकते हैं। लेकिन यहाँ पर मैरी कॉम का जो लास्ट में कॉम है उसको मिलाकर वर्ड को एक तरीके से कॉम्बाइन कर दिया हुआ है, कॉन्करर, यानी मुराद मेरी कॉम। और इसी तरह जो एक वर्ड है कॉमरेड, कॉमरेड एक्चुअल में सी से होता है, जो फौज में या किसी काम करते वक्त अपने साथियों के लिए कहा जाता है, साथियों, दोस्तों। तो यहाँ पर
हमारे लिए हमारी फौज में, यानी मुराद यहाँ पर स्पोर्ट्स में काम करने वाली वह हमारी जो दोस्त है, उनको उन्होंने कॉमरेड के से कहा है, KOM, यानी कॉम जो उनका नाम है उससे जोड़कर एक तरीके, ये एक तरीका होता है लिखने का ना, तो कॉन्करर एंड द कॉमरेड, इस तरह से ये स्टोरी शुरू हो रही है, जहां पर उन्होंने मैरी कॉम के मुतालिक एक इंट्रोडक्शन दिया कि जब भी इंडिया में खेल की बात हो रही है तो मैरी कॉम का तस्करा जरूरी होता है कि उन्होंने इंडिया को, उनका इंडिया का झंडा जो है तो सारी दुनिया में गाड़ रखा है। आगे देखते हैं। She is famed as a 5 times world boxing champion and the only boxer to win a medal in every one of the 6 world championship. अब मैरी कॉम के मुतालिक उनकी जो अचीवमेंट्स हैं, उनकी जो कामयाबी है उसके मुतालिक बता रहे हैं। She is famed. फेम का मतलब होता है शोहरत होना, मशहूर होना, है ना। वो इस बात के लिए मशहूर है, कौन सी बात आगे है, एज अ 5 टाइम्स वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियन, 5 मरतबा उन्होंने वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियन का खिताब हासिल किया हुआ है। और ये खिताब साथ में एक चीज और है, दी ओनली बॉक्सर, यानी दुनिया भर में वो ऐसी बॉक्सर है, वाहिद ऐसी बॉक्सर है, अकेली ऐसी बॉक्सर है जिन्होंने विन अ मेडल इन एवरी वन ऑफ द 6 वर्ल्ड चैंपियनशिप। 6 मरतबा उन्होंने वर्ल्ड चैंपियनशिप में हिस्सा लिया और हर मरतबा उन्होंने मेडल जरूर हासिल किया हुआ है। इस तरह वो हमारी चैंपियन हैं जिन्होंने 6 मरतबा वर्ल्ड चैंपियनशिप में जाकर मेडल हासिल किया हुआ है। आगे है, इन द 2012 ओलंपिक्स शी बिकेम द फर्स्ट इंडियन वुमन बॉक्सर टू क्वालिफाई and win a bronze medal in the 51 kg flyweight category of boxing. देखिए अब यहाँ पर उनके और अचीवमेंट्स में क्या बता रहे हैं कि इन द 2012 ओलंपिक्स, 2012 के ओलंपिक जो हुए थे उसमें शी बिकेम द फर्स्ट इंडियन बॉक्सर टू क्वालिफाई। यहाँ पर एक वर्ड यूज हुआ है, क्वालिफाई। क्वालिफाई क्या होता है कि जब किसी मुकाबले में शरीक होने के लिए उससे पहले कुछ एक क्राइटेरिया होता है, एक उसूल बनाए जाते हैं कि इस मुकाबले में कौन कौन सा शख्स शरीक होगा। तो उसमें शरायत होती है कि जिसने इतने मुकाबले जीते हों, जिसने इतने पहले इन मुकाबलों में हिस्सा लिया हुआ हो, ऐसे शख्स को ही शामिल किया जाता है, क्योंकि वो पूरी दुनिया में हो रहा होता है और ओलंपिक्स जो है वो उसमें पूरी दुनिया के बेहतरीन खिलाड़ियों का मुकाबला होना होता है, इसलिए उसके लिए क्राइटेरिया। तो उसमें आमतौर से भारत की तरफ से बॉक्सिंग में कोई शरीक नहीं हो पाता था, लेकिन मैरी कॉम जो है वो पहली मर्तबा 2012 के ओलंपिक में शरीक हुई और शरीक होने के साथ ही विन अ ब्रॉन्ज मेडल ना, विन अ ब्रॉन्ज मेडल। ब्रॉन्ज मेडल जिसे हम कांसे का तमगा कहते हैं, एक्चुअल में क्या होता है, ये 3rd पोजीशन होती है। पहली मर्तबा ओलंपिक्स में गई हैं और पहली मर्तबा में ही उन्होंने 3rd पोजीशन पर कामयाबी हासिल कर ली थी। और उनकी कैटेगरी बता रहे हैं कि इन 51 kg फ्लाईवेट कैटेगरी ऑफ बॉक्सिंग, है ना। उस बॉक्सिंग और इस तरह के जो जिस्मानी ताकत के मुकाबले होते हैं उसमें उम्र को ध्यान में नहीं रखा जाता, बल्कि उसमें वजन के हिसाब से ग्रुप बनाए जाते हैं, यानी जो कैंडिडेट्स हैं, जो प्लेयर्स हैं, उनके वजन के हिसाब से उनके ग्रुप बनाए जाते हैं। तो मैरी कॉम ने 51 kg फ्लाईवेट वाली कैटेगरी में हिस्सा लिया था और उन्होंने ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया था, कांसे का तमगा हासिल किया था, जो कि बहुत एक बड़ी बात थी, क्योंकि आज तक किसी ने वो कारनामा हमारे मुल्क के लिए नहीं कर सके थे। आगे उनके कुछ पर्सनल लाइफ और चाइल्डहुड के मुतालिक है कि कॉम वाज बोर्न इन कांगथी विलेज, मोइरंग लमखाई इन चरचंद्रपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ रूरल मणिपुर इन ईस्टर्न इंडिया। शी केम फ्रॉम अ पुअर फैमिली, है ना। देखिए अब उनका बचपन का वाकया मतलब बचपन के मुतालिक उनकी जाए पैदाइश कहाँ पर है, तो मणिपुर की एक छोटा सा डिस्ट्रिक्ट है, एक छोटा सा जिला है जो कि
रूरल है, रूरल कहते हैं देहाती इलाके को। उस देहाती इलाके में कंगथाई विलेज में उनकी पैदाइश होती है। और ये कहाँ पर है, जैसा नक्शे में हमें नजर आ रहा है, ये ईस्टर्न इंडिया में, जो हमारा ये नक्शे में जो रेड कलर से आपको नजर आ रहा है, ये मणिपुर की रियासत है। उस रियासत में एक छोटे से गांव में उनकी पैदाइश हुई। शी वॉज फ्रॉम अ पुअर फैमिली, वो एक गरीब खानदान से ताल्लुक रखती थी, यानी उनके पेरेंट्स वगैरह बहुत गरीब थे। अगले पैराग्राफ में उनके पेरेंट्स के मुतालिक है कि हर पेरेंट्स मांगटे टोनपा कॉम एंड मांगटे आखाम कॉम, है ना, यानी उनके फादर और मदर दोनों के मुतालिक है। दे वर टेनन फार्मर्स, है ना, वो टेनन फार्मर्स थे। टेनन फार्मर्स ने खेतों में मजदूरी करने वाले फार्मर्स थे। उनकी खुद की कोई ऐसी फील्ड या खेत नहीं था, बल्कि वो खेतों में काम किया करते थे। हु वर्कड इन झूम फील्ड्स, और वो लोग झूम फील्ड में काम करते थे। झूम फील्ड क्या होता है, इस तरीके से पहाड़ी और ढलान वाले इलाकों पर खेती की जा रही है, तो उसके मैरी कॉम के जो पेरेंट्स हैं वो इसी तरह के खेतों में काम कर रहे होते थे, जो बहुत गरीबी की हालत में थे, खेतों में काम किया करते थे। आगे है, कॉम ग्रीव इन हम्बल सराउंडिंग्स, हेल्पिंग हर पेरेंट्स विथ फार्म रिलेटेड कोर्स, going to school and learning athletics initially and later boxing simultaneously। ना क्या बता रहे हैं कि कॉम ग्रीव अप इन हम्बल सराउंडिंग। हम्बल सराउंडिंग का मतलब होता है, सराउंडिंग कहते हैं आसपास के इलाके को, जैसे जिस जगह पर हम रहते हैं आसपास का इलाका हमारा सराउंडिंग्स कहलाता है। उनका जो सराउंडिंग था बहुत हम्बल था, यानी सादा और गरीबी की हालत वाली उनकी जिंदगी थी। उन्होंने हेल्पिंग हर पेरेंट्स विथ फार्म रिलेटेड कोर्स, वो खेती के कामों में, ना कोर्स कहते हैं कामों को, कि वो खेती के कामों में अपने पेरेंट्स की मदद किया करती थी। इसी के साथ गोइंग टू स्कूल, स्कूल जाती, एंड लर्निंग एथलेटिक्स, और वो एथलेटिक्स यानी स्पोर्ट्स में भी उन्हें शौक था, तो स्पोर्ट्स भी वो सीख रही थी इनिशियली, है ना। इनिशियली मतलब शुरू में जब उन्होंने बॉक्सिंग नहीं लिया था, तो बॉक्सिंग से पहले वो अलग अलग खेलों में, वो मुकाबलों में हिस्सा ले रही थी, उन खेलों को सीख रही थी। एंड साइमल्टेनियसली, है ना, बॉक्सिंग साइमल्टेनियस कहते हैं उसके बाद आखिर में उन्होंने बॉक्सिंग को अपने करियर के तौर पर चूज किया। आगे है, हर फादर वॉज कीन रेसलर इन हिज यंग एज। अब देखिए, उनके जो वालिद है मैरी कॉम के, वो अपने जमानों में, अपने जवानी के दिनों में कीन रेसलर थे, है ना। एक बहुत अच्छे वो रेसलर थे, बहुत अच्छे कुश्ती करने वाले वो शख्स थे, यानी कहीं ना कहीं उनके पेरेंट्स में भी स्पोर्ट्स और खेलकूद से मुतालिक एक फीलिंग थी। शी हैड एन ईगर इंटरेस्ट इन एथलेटिक्स सिंस चाइल्डहुड, है ना। उन्हें एथलेटिक्स में, खेल कूद में हमेशा से ही, चाइल्डहुड से उन्हें बहुत ज्यादा इंटरेस्ट था। द सक्सेस ऑफ डिंको सिंह, ना, डिंको सिंह की जो सक्सेस थी, अ फेलो मणिपुरी, जो मणिपुर के ही रहने वाले थे, रिटर्न फ्रॉम द 1998 बैंकॉक एशियन गेम्स, जिन्होंने 1998 के बैंकॉक के में होने वाले एशियन गेम्स में गोल्ड मेडल हासिल किया था। उस डिंको सिंह के मुतालिक कॉम रिकलेक्ट्स कहते हैं याद करना, उस वाक़े को, उस बात को याद करना। तो वो याद करती है कि वो जो डिंको सिंह जिन्होंने मेडल जीता था, ही हैड इंस्पायर्ड मेनी यंगस्टर्स, उन्होंने बहुत सारे यंगस्टर्स को, बहुत सारे लड़के लड़कियों को उन्होंने इंस्पायर किया था टू ट्राई बॉक्सिंग, कि वो बॉक्सिंग में कोशिश करे। एंड शी टू थॉट ऑफ गिविंग इट अ ट्राई, यानी वो हमेशा लोगों को बॉक्सिंग के मुकाबलों में, बॉक्सिंग सीखने के मुतालिक तरगीब दिया करते थे। और स्कूलों में अलग अलग प्रोग्राम में वो बच्चों और टीनेजर्स या फिर जो अब जवान हो रहे बच्चे हैं, उनसे कुश्ती में, बॉक्सिंग में हिस्सा लेने के लिए वो कहा करते थे। शी टू थॉट ऑफ गिविंग इट अ ट्राई, मैरी कॉम ने भी सोचा कि चलो इसमें ट्राई करते हैं, यानी उसे भी स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट तो था, लेकिन उन्होंने सोचा कि बॉक्सिंग में भी ट्राई करते हैं, अगर इसमें लक चल गया तो।
Mary Com's career started in 2000 after her victory in the Manipur State Women's Boxing Championship and the Regional Championship in West Bengal. है ना, 2000 में उनके करियर का आगाज होता है जब उन्होंने मणिपुर स्टेट वुमेन्स बॉक्सिंग चैंपियनशिप जीती और उसी के साथ साथ एक और कंपटीशन उन्होंने जीता जो कि रीजनल चैंपियनशिप था इन वेस्ट बंगाल, मगरबी बंगाल में जो एक इलाकाई मुकाबला होता है बॉक्सिंग का, उसमें भी उन्होंने हिस्सा लिया और कामयाबी हासिल की। यहाँ से ही उनके करियर का आगाज होता है। देखिए, कोई भी बड़ा प्लेयर हो तो उसकी शुरुआत हमेशा जीरो से ही शुरू होती है, तो ये एग्जाम्पल्स वैसी ही हैं। इन 2001 शी स्टार्टेड कॉम्पिटिंग एट इंटरनेशनल लेवल, है ना। 2000 में जीतने के बाद वो रुकी नहीं बल्कि उन्होंने अपनी मेहनत को जारी रखा और 2001 में उन्होंने इंटरनेशनल लेवल पर खेलना शुरू किया, कॉम्पीट करना शुरू किया। कॉम्पीट कहते हैं मुकाबला करने को। शी वॉज ओनली 18 years old when she made her international debut at the first AIBI Women's World Championship। देखिए, शी वॉज ओनली 18, वो सिर्फ 18 साल की थी जब उन्होंने पहली मर्तबा मुकाबलों में हिस्सा लिया था। और वो मुकाबले कौन से थे? AIBA जिसका नीचे मीनिंग लिखा हुआ है द एमेच्योर इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन, यानी ऐसे लोगों की ये एसोसिएशन है जो अपने शौक के लिए इस खेल में हिस्सा लेते हैं। तो उसमें उन्होंने यूनाइटेड स्टेट्स में जो मुकाबला हुआ था उस चैंपियनशिप को उन्होंने जीत लिया हुआ था, विनिंग अ सिल्वर मेडल इन द 48 kg वेट कैटेगरी, है ना। उस वक्त उन्होंने 48 kg वाले जो ग्रुप था उस कैटेगरी में उन्होंने हिस्सा लिया और सिल्वर मेडल हासिल किया। सिल्वर मेडल यानी क्या कि वो फाइनल तक गई और सेकंड पोजीशन पर रही। तो जब उन्होंने अपना डेब्यू किया, यानी पहला ही मैच उन्होंने खेला और पहले मैच से मुराद कि पहली मर्तबा कंपटीशन में गई और उसमें उन्होंने इस तरह कामयाबी हासिल की। हर ग्रेटनेस इज रीइंफोर्स्ड, है ना। उनकी अजमत, उनका जो मर्तबा है वो और ज्यादा बढ़ जाता है बाय द वे शी एपोलोजाइज्ड, जब उन्होंने एपोलोजाइज किया, माफी मांगी। उस माफी मांगने के तरीके की वजह से उनकी अजमत और बढ़ जाती है। उन्होंने क्या किया? टू द होल नेशन शी एपोलोजाइज्ड टू द होल नेशन, उन्होंने पूरे मुल्क से माफी मांगी फॉर नॉट बीइंग एबल टू विन द गोल्ड, कि उस चैंपियनशिप में उन्हें गोल्ड मेडल नहीं मिल सका था। इस बात का उन्हें दुख हुआ और इसी बात पर उन्होंने पूरे मुल्क से माफी मांगी कि मैं गोल्ड नहीं जीत सकी। तो एक तरीके की ये बहुत बड़ी बात होती है कि आपने मुकाबले में हिस्सा लिया और हिस्सा लेने के बाद जब आपको सेकंड पोजीशन मिला तो आप पूरे मुल्क के सामने इस तरह से माफी मांग रहे हो, अपनी कमजोरी का एतराफ कर रहे हो, जबकि उतना ही एक बहुत बड़ा कामयाबी थी। आगे है, शी इज अ लेजेंड फॉर श्योर एंड एन आइडल फॉर ऑल द स्पोर्ट्स वुमेन टू लुक अप टू, है ना। शी इज अ लेजेंड, वो एक लेजेंड है। लेजेंड कहते हैं तारीखी शख्सियत को, यानी कोई ऐसा काम वो कर रही है जो तारीखी हैसियत रखता है, वो एक तारीख बनाने वाली हैसियत की हामिल खातून है। एंड आइडल फॉर ऑल द स्पोर्ट्स वुमेन टू लुक अप टू, वो एक मिसाल है, एक ऐसी मिसाल कि जितने भी स्पोर्ट्स वुमेन है, जितनी भी लड़कियां जो स्पोर्ट्स में आना चाह रही हैं, वो अगर लुक अप टू यानी उनकी तरफ ही देखती हैं, उनकी तरफ देखने से मुराद उनके लिए एक मिसाल है कि देखिए मैरी कॉम किस तरह, आप ही की तरह से वो एक वुमेन थी लेकिन उन्होंने तमाम रुकावटों को अबूर करते हुए यहां तक का मुकाम हासिल किया। ये था हमारा इंट्रोडक्शन का पार्ट जिसे हम यहाँ पर रीड कर रहे थे। अब यहाँ से शुरू होता है इंटरव्यू। इंटरव्यू के मुतालिक लिखा हुआ है कि इन एन एक्सक्लूसिव इंटरव्यू विद स्पोर्ट्स कीड़ा करस्पॉन्डेंट तारुका श्रीवास्तव, Olympic bronze medalist Mary Kom talked about her preparation for the Olympics and her elation at winning a medal. है ना, यहाँ पर ये जो इंटरव्यू है वो इंटरव्यू तारुका श्रीवास्तव ने लिया है, जिनकी पिक्चर हमारे सामने राइट हैंड पर नजर आ रही है।
और ये एक्चुअल में स्पोर्ट्स कीड़ा करके एक चैनल है जो स्पोर्ट्स की न्यूज को कवर कर रहा होता है, वो उसके करस्पॉन्डेंट हैं। करस्पॉन्डेंट कहते हैं नामानिगार को, यानी उस न्यूज चैनल के लिए वो काम करती हैं। तो उन्होंने ये इंटरव्यू लिया हुआ है और ये किस वक्त हो रहा था, ओलंपिक ब्रॉन्ज मेडलिस्ट मैरी कॉम, है ना। ओलंपिक में जब उन्होंने ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया था, उस मैरी कॉम से वो टॉक्ड अबाउट हर प्रिपरेशन। उन्होंने उनकी प्रिपरेशन के मुतालिक ओलंपिक्स में वो जा रही हैं तो उसके क्या तैयारी उन्होंने की हुई है, इसके मुतालिक उन्होंने बातचीत की है। और साथ ही उन्होंने पूछा है इलेशन एट विनिंग अ मेडल, कि उन्हें जो मेडल मिला हुआ है, यानी जो ओलंपिक्स में ब्रॉन्ज मेडल मिला हुआ है, उस मेडल के मिलने पर उसकी तारीफ और उसकी खुशी को किस तरह से मैरी कॉम इंजॉय कर रही है ये, और साथ ही साथ उस मेडल को हासिल करने के लिए उन्होंने किस तरह मुकाबला किया, कैसे वो अपनी प्रिपरेशंस कर रही थी, वो चीजें यहाँ पर इस इंटरव्यू में बातचीत के जरिए से हमारे सामने पेश की गई है। अब यहाँ पर चूंकि ये वीडियो हमारा ऑलरेडी आधे घंटे से ज्यादा हो चुका है, इसलिए इसी वीडियो में कंटिन्यू ना करते हुए आगे का जो चैप्टर है वो हम पार्ट 2 में आपके सामने पेश करेंगे, जिसमें टाइटल होगा एन इंटरव्यू, है ना, अनबीटेबल सुपर मॉम मैरी कॉम एन इंटरव्यू, जिसमें हम आगे का चैप्टर आपके सामने पेश कर रहे होंगे। तो आप उस वीडियो को भी जरूर देखिएगा। ये वीडियो पीएमसी ईजू उर्दू स्टैंडर्ड 10 यानी बृहन मुंबई महानगर पालिका के एजुकेशन डिपार्टमेंट की तरफ से पेश किया जा रहा है। आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए। अगर आपको कोई पॉइंट्स नहीं समझ आ रहे हैं तो आप हमसे पूछ सकते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करते हैं ये लेसन आपको समझ आ गया होगा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू। अल्लाह हाफिज, गुड बाय।